Okay, Ji. Today we are starting a very important topic, forecasting and budgeting. तो मैं जरा शेयर करता हूँ. So, first of all, we will discuss what is forecasting. Okay, there are a lot of definitions about forecasting. One definition I'm going to write here: forecasting refers to the use of historic data to determine the direction of the future. It's very important. अगर इसमें आप गौर कीजिएगा, इसके अंदर जो मेन एरिया है, that is कि आपने इसमें फ्यूचर को डिटरमिन करना होता है कि हमारी फ्यूचर के अंदर क्या क्या प्रेडिक्शन हो सकती है बिजनेस के हवाले से ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा. यानी आप पहले, जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने दो वर्ड यूज किए थे, इंटरपोलेशन आप पहले करते हो और इंटरपोलेशन के थ्रू आप एक ट्रेंड लाइन जनरेट करते हैं, एंड दिस ट्रेंड लाइन इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, and that is known as forecasting. So forecasting in simple words is based on facts and figures. Yani it is basically a thing which is based on facts and figures. आप जो भी डेटा ले रहे हैं उसका फैक्ट्स एंड फिगर को देखते हुए we will create trend line from past data, and this trend line is used to predict the future value. Like I intend to measure the future sales, कि हमारी जो नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट ईयर में सेल क्या होगी. We intend to make a sales forecast. We need a past data. अब मैं पास्ट डेटा को पहले एनालाइज करूंगा और देखूंगा कि क्या ट्रेंड क्रिएट हो रहा है. देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, इसमें कुछ हमारे सिलेबस में भी हम डिस्कस भी करेंगे. स्टैटिस्टिकल मेथड हम यूज करेंगे और उस स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू हम एक ट्रेंड लाइन जनरेट करते हैं. Whenever the trend line is generated, this trend line is used in order to predict the future value. यानी उसी ट्रेंड को मैं कंटिन्यू करूंगा और फ्यूचर वैल्यू में ले जाकर उसको प्रेडिक्ट कर दूंगा, एंड दिस इज नोन एज फोरकास्टिंग. ठीक. अब फोरकास्टिंग की बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में टाइप्स कितनी है, और सो फॉर एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी मैं लिखता हूं यहां फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या business perspective, there are three major forecasts. First is known as demand forecast, which is also known sales forecast. किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो सबसे पहले प्रेडिक्ट करना होता है, दैट इज सेल्स. इवन जब हम बजटिंग बनाए करेंगे, फंक्शनल बजट की तरफ जाएंगे, तो वहां पर भी हम यही पढ़ेंगे कि सबसे पहले जिस चीज को फोरकास्ट करना है प्रिंसिपल बजट फैक्टर के बाद, वो हमारा सेल्स फोरकास्ट है. अब प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या है वो तो हम बजट में जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बजट जो है, सेल्स बजट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन सेल्स. लाइक हाउ मेनी यूनिट्स हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, दीज आर बेस्ड ऑन सेल्स. मटेरियल कॉस्ट कितनी लगेगी, दिस इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन सेल. सो एक पूरा एक सीक्वेंस होता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो सेल्स फोरकास्ट हमारी कहलाती है. ठीक है. अब सेल फोरकास्ट में हमने क्या करना है, वी हैव टू फोरकास्ट और बजट द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा. ठीक है, या ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग अ पास्ट ईयर एनालिसिस. हम पास्ट ईयर के एनालिसिस को करेंगे और उसके बाद फिर हम उसके बेस पर फोरकास्टिंग करेंगे. ठीक है. सेकंड फोरकास्ट इज नोन एज
economic forecast. There are a lot of factors which put direct impact on the business activities, and these are known as economic factors. Like these economic factors include inflation, interest rate. These are the important factors जो कि आपको अकाउंट फॉर करने हैं in order to make a forecast. ठीक है, लाइक अगर मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ कि कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट का, सो कितनी इन्फ्लेशन आपको फ्यूचर के अंदर प्रोडिक्ट करनी कितनी हो सकती है, तो वी हैव टू प्रोडिक्ट इट. इंटरेस्ट रेट्स का क्या इम्पैक्ट आपकी प्राइसेस पर आएगा, आपकी कॉस्ट पर आएगा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर नोन एज इकोनॉमिक फैक्टर्स. ठीक है, दीज रिप्रेजेंट्स matters which put impact on the economy and in turn on business activities. Third forecast is also important, technological forecast. आपने ये भी फोरकास्ट करना है कि इस वक्त जो टेक्नोलॉजी है उसकी प्रोग्रेस या उसकी ग्रोथ रेट क्या है. जितनी प्रोग्रेस या ग्रोथ रेट होगी उसका भी इम्पैक्ट बिजनेस एक्टिविटी पर आएगा. लाइक आपका एक आपके पास ये इंफॉर्मेशन आती है कि आपका कंपेटिटर एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रहा है जो टेक्नोलॉजिकली ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू अवर प्रोडक्ट. डेफिनेटली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन and it directly put impact on the business activities. हमारे जो फ्यूचर अगर मैं सेल फोरकास्ट कर रहा हूँ on the basis of technology, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारी सेल पर आएगा and our sale might drop. ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स these are normally फोकस करते हैं on the rate of technological progress. ठीक है, और डेवलपमेंट put impact on business activities. ठीक है जी, ये मैंने आपके सामने एक थोड़ा सा ब्रीफली बताया कि फोरकास्टिंग क्या होती है. ठीक है, फोरकास्टिंग को आप एस्टिमेशन से थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं. एस्टिमेशन इज जस्ट एन estimate which is based on experience or other factors, but forecasting is the main prediction which is based on some facts and figures. ठीक है, सपोज हम वेदर फोरकास्ट कर रहे हैं, तो वेदर फोरकास्ट के पीछे एक पूरी एक साइंस है जिसको हम स्टडी करते हैं और वो जो फैक्टर्स नजर आते हैं उनकी बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आज जो वेरिएशंस है वो वेदर में आ सकते हैं. ठीक है, तो फोरकास्टिंग के पीछे कोई ना कोई बेस है, पास्ट हिस्ट्री भी है और उसके पीछे एक बेस है जिसको अकाउंट फॉर करते हुए आप करते हो. अगेन दो वर्ड वही यूज कर रहा हूँ कि इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन को यूज करते हुए हम फोरकास्टिंग करेंगे. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास शेयर करता हूं. जरा एक्सेल शीट में आते हैं. और यहां पे हम पहले डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोरकास्ट. मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग. हम इन मेथड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज द क्वालिटेटिव मेथड्स एंड अदर आर द क्वांटिटेटिव मेथड्स. Qualitative methods and second are quantitative methods. What are the qualitative methods और इसमें क्या क्या include होंगे, इसको थोड़ा सा हम briefly डिस्कस करेंगे. Qualitative methods को, qualitative methods are the methods which are based on human judgment or opinions
and it is subjective approach, subjective and non-mathematical approach. इसमें किसी किस्म की मैथमेटिकल अप्रोच हम यूज नहीं करते, नॉन मैथमेटिकल अप्रोच यूज करते हैं. these are known as qualitative methods. अब इन मेथड्स में क्या क्या कवर होंगे? The first is the market research, like we intend to launch a new product और उसके लिए हमें मार्केट सर्वे करना है, और मार्केट सर्वे के थ्रू हम जज करते हैं कि ये प्रोडक्ट में कस्टमर, व्हाट द कस्टमर इन वांट्स, यानी कस्टमर की चॉइस क्या है, कस्टमर की इस प्रोडक्ट को जो बाय करना चाह रहा है उसके लिए उसका टेस्ट क्या है, हाउ मच अमाउंट इज विलिंग टू पे. अब जैसे प्रोडक्ट अगर मैं रिसर्च कर रहा हूं तो उसमें कुछ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कस्टमर प्रेफरेंसेस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड फिर हमें ये भी देखना है कि इस प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो बहुत ज्यादा इलास्टिक होती हैं, जिसकी प्राइस के अंदर एक नॉमिनल चेंज जो है वो डिमांड पर बहुत सिग्निफिकेंट चेंज लाती है, उसको हम कहते हैं हाई इलास्टिक प्रोडक्ट्स. और ऐसी प्रोडक्ट्स जिसकी प्राइस में ज्यादा वेरिएशन आने के बावजूद जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना हो, उसको इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बजटिंग. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ साथ फिर हम प्राइस के जा जाते हैं, जिसको हम ऑप्टिमल प्राइस भी कह सकते हैं. व्हाट शुड बी द प्राइस द पीपल आर विलिंग टू पे, द कस्टमर्स आर विलिंग टू पे, and this is based, these are the factors which must be accounted for before making a forecast. ठीक है, this is a very important. और ये मोस्टली हम रिसर्च जो है वो क्वेश्चनियर के थ्रू भी करते हैं, इंटरव्यू के थ्रू भी करते हैं. ज्यादा यहाँ पर जो अप्रोच होती है वो हमारी प्राइमरी रिसर्च होती है, सेकेंडरी रिसर्च हम नहीं कर रहे होते. ठीक है, उसके बाद सेकंड, जिसमें हम सेकंड मेथड हम डिस्कस करते हैं, ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन. यानी हम एक्सपर्ट पर्सन जो हमारे लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसका एक ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट करता है एंड जनरेट्स ओपिनियन या प्रोवाइड्स ओपिनियन ऑन रिसर्च. जिस चीज पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं उस पर अपना ओपिनियन देता है. और ये सारे वो लोग होते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं, और ये कॉम्बिनेशन में जाकर एक डिसीजन लेते हैं और अपना एक ओपिनियन देते हैं, और उस ओपिनियन की बेसिस पे हम बेसिक फोरकास्टिंग कर सकते हैं. थर्ड मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, डेल्फी मेथड. ये इट इज वेरी मच सिमिलर टू द ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर भी एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देते हैं, बट दीज पर्संस आर द पैनल ऑफ एक्सपर्ट. इट कंप्राइज्ड ऑफ expert, a panel of expert person who shared their opinion or predictions independently. और उसके बाद फिर ये बोर्ड में आते हैं और बोर्ड उस पर डिसाइड करता है कि व्हाट शुड बी द फोरकास्टिंग अमाउंट या फोरकास्ट क्या होना चाहिए. फोर्थ, sales team estimate. सेल्स टीम एक बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है कस्टमर्स के बाद. दे आर वेल अवेयर ऑफ द मार्केट डायनामिक्स एंड दे कैन बेटर टेल अस के हाउ मच सेल शुड बी मेड. बट देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर दैट मस्ट बी अकाउंटेड फॉर. लाइक सेल्स टीम पे अगर हम टोटली रिलाई करेंगे तो उसके अंदर हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है कि बजटरी स्लैक्स क्रिएट हो सकते हैं. व्हाट आर द बजटरी स्लैक्स? कि जो आप टारगेट रख रहे हो वो टारगेट जो है वो बड़ी आसानी से अटेन किया जा सकता है, यानी उसके अंदर स्लैक्स रखे जा रहे हैं. यानी जो पर्सन सेल्स टीम है वो
इंटेंशनली ऐसा टारगेट रख रही है जिसको अचीव करना मुश्किल नहीं है। हालांकि हम जो नॉर्मली टारगेट के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो हम कहते हैं कि टारगेट शुड बी लाइक इन सच अ वे दैट इज चैलेंजिंग फॉर द पर्सन हु आर वर्किंग, दैट कैन बी अटेनेबल होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चैलेंजिंग होना चाहिए। सिंसियर एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू अटेन द टारगेट्स। सो सेल्स टीम्स एस्टिमेट्स आर आल्सो आर नोन एज क्वालिटेटिव मेथड्स। लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा फोकस करना है, जो इसमें कैलकुलेशंस भी आनी है, दैट आर द क्वांटिटेटिव मेथड्स, एंड दीज मेथड्स आर नोन एज मैथमेटिकल and statistical methods are used to predict future values. अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी आएगी जो मैं आपके सामने कर रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले तो देखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हम यूज करते हैं दैट इज मूविंग एवरेज मेथड। अंडर अ मूविंग एवरेज मेथड आप पास्ट डेटा को लेकर उसको एनालाइज करते हैं, जिसको इंटरपोलेशन कहते हैं, और एक ट्रेंड क्रिएट करते हैं। मूविंग एवरेज इस मेथड इज यूज्ड इन ऑर्डर टू जनरेट द पास्ट ट्रेंड। ठीक है, यानी पास्ट ट्रेंड इज जनरेटेड फ्रॉम पास्ट डेटा बेस्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। इस मेथड को जब मैं यूज करूंगा तो मैं ट्रेंड कैलकुलेट करता हूं। लाइक आपके सामने में कुछ आपके यहां पर डेटा लिख रहा हूं, ईयर, क्वार्टर और सेल्स इन मिलियन, रुपीज इन मिलियन। ठीक है, ये 2018 की सेल है, 2019 एंड 2020। Q1, Q2, 3 एंड Q4। ये 2018 के मैंने 4 क्वार्टर आपके सामने लिखे। इसी तरह 2019 के मैं 4 क्वार्टर लिखता हूं, 2020 के 4 क्वार्टर, अच्छा अब मैं ये डाटा अभी ले रहा हूं और देखिए हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें ट्रेंड लाइन क्रिएट करेंगे, ट्रेंड कैसे हम जनरेट करते हैं। लाइक हमारा जो फर्स्ट है सीजन यानी फर्स्ट क्वार्टर है 2018 का, मेरी सेल 70 मिलियन थी, और सेकंड क्वार्टर में सेल 56 मिलियन, थर्ड क्वार्टर में 14 मिलियन, ऑफ सीजन आया, एंड फोर्थ क्वार्टर में हम ले लेते हैं 41 मिलियन। इसी तरह सेकंड क्वार्टर में 75, 60, 15 एंड 42, थर्ड क्वार्टर में 78, 61, 16 एंड 45। These are the sales of last 3 years. अब हमें करना क्या है इस डेटा से, कि हमने कैलकुलेट करना है ट्रेंड लाइन, ठीक है, फ्रॉम पास्ट डेटा बाय यूजिंग इंटरपोलेशन टेक्निक। ठीक है, इसी को हम इंटरपोलेशन कहते हैं कि आप पास्ट डेटा को हम एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि कितना पीरियड सेलेक्ट करना है। मूविंग एवरेज मेथड इज बेस्ड ऑन पीरियड। इट कैन बी ऑन 2 क्वार्टर मूविंग 3 क्वार्टर मूविंग एवरेज, 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज। अब ये कैसे सिलेक्ट किया जाता है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने माइंड में रखनी है, वेरिएशंस देखनी है। देखिए हमारा जो ये मैंने 4 क्वार्टर लिए हैं, इस डाटा के अंदर आप देखें तो 4 वेरिएशंस मुझे नजर आ रही हैं। यानी जो 2018 के फर्स्ट क्वार्टर की सेल है, 2019 के फर्स्ट क्वार्टर की सेल है, और 2020 के फर्स्ट क्वार्टर की सेल है, इसमें एक सिमिलर ट्रेंड नजर आ रहा है। इसी तरह जो 2018 का सेकंड क्वार्टर है, 2019 का सेकंड क्वार्टर और 2020 का सेकंड क्वार्टर, इसमें हमें एक ट्रेंड नजर आ रहा है। यानी अगर मैं 1, 2, 3, 4 को कंपेयर करूं तो मुझे वेरिएशंस नजर आ रही हैं, एंड दीज वेरिएशंस आर नोन एज सीजनल वेरिएशन। यहां पर मैं आपकी वेरिएशन की भी बात कर लेता हूं।
वेरिएशन टाइप्स जो होती हैं हमारी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज नॉन एज साइक्लिकल वेरिएशंस, यानी किसी भी बिजनेस के अंदर जो डाटा के अंदर वेरिएशंस आ रही हैं वो बिजनेस साइकिल की वजह से होती हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद 4 phases ऑफ बिजनेस साइकिल, जिसमें बूम, रिसेशन, रिवाइवल वगैरह शामिल हैं। तो अब जिस वक्त आपकी बिजनेस बूम आता है किसी भी इंडस्ट्री में, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वेरिएशंस है वो अपवर्ड मूव कर जाते हैं, ट्रेंड जो है अपवर्ड चला जाता है। और अगर रिसेशन आता है तो ऑटोमेटिकली डिक्लाइनिंग इम्पैक्ट आता है। इसलिए हम इन वेरिएशंस को लॉन्ग टर्म वेरिएशंस भी कहते हैं। इकोनॉमिक्स की थ्योरी ये प्रूव कर चुकी है कि जितनी भी साइक्लिकल वेरिएशंस होती हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म है। लाइक अगर बूम आया है तो बूम किसी एक 4 मंथ और 5 मंथ के लिए नहीं होगा। इंटरनेशनली अगर देखें ग्लोबल मार्केट में वो कई सालों तक बूम रहेगा। अब रिसेशन आता है तो कई सालों तक रिसेशन होता है। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वेरिएशन क्रिएट होती है। इस वेरिएशन को हम नाम देते हैं साइक्लिकल वेरिएशन। सेकंड जो हमारे पास होती है जिसको हम नाम देते हैं यही जो अभी हम कर रहे हैं सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन क्या है कि जैसे सीजन चेंज होगा और उसके मुताबिक सीजन के मुताबिक जो है वो हमारी वैल्यूज जो है उसके अंदर वेरिएशंस आती हैं। उन वेरिएशंस को हम सीजनल वेरिएशन कहते हैं। आमतौर पे ये वेरिएशन शॉर्ट टर्म होते हैं। लाइक अगर हम सीजन की बात करें ब्रॉडर सेंस पे, तो 2 सीजन हमें पाकिस्तान में मिलते हैं, विंटर और समर। वैसे तो 4 होते हैं, ऑटम और स्प्रिंग भी, बट इग्नोर इट, मैं सिर्फ समर और विंटर की बात कर रहा हूँ। ऐसी प्रोडक्ट जो विंटर प्रोडक्ट्स हैं, स्पेसिफिक विंटर प्रोडक्ट, समर में उसकी सेल या बहुत हद तक कम हो जाती है, लेकिन विंटर में बहुत हाई जाती है। इसी तरीके से जिस वक्त आपकी समर प्रोडक्ट्स हैं तो विंटर में प्राइस उसकी जो वैल्यूज है या सेल्स है वो ड्रॉप होगी और सीजन में वो ज्यादा हो जाएगी। इन वेरिएशंस को हम नाम देते हैं शॉर्ट टर्म वेरिएशन। अब अगर एक ऐसा पीरियड जो सीजन में फॉल करता है और एक ऐसा पीरियड जो ऑफ सीजन में फॉल करता है, उनका आपस में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कंपैरिजन रियलिस्टिक नहीं हो सकता। बिकॉज मैं एक सीजनल वैल्यू ले रहा हूं, एक नॉन सीजनल वैल्यू ले रहा हूं। तो इसलिए वेरिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है कि जो ऐसा पीरियड जो सिमिलर ट्रेंड रखता है उसके दरमियान मुझे ट्रेंड लाइन क्रिएट करनी है, जो अभी मैं करके दिखाऊंगा। कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो फर्स्ट क्वार्टर है जिसको मैं ये येलो कर रहा हूं, ये 70 और 2019 का जो फर्स्ट क्वार्टर है 75 और 2020 का जो फर्स्ट क्वार्टर है वो 78 है। इन तीनों को अगर आप गौर से देखें तो एक ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसके फर्स्ट क्वार्टर को सेकंड से कंपेयर करूं और स्पेसिफिकली सेकंड को थर्ड से कंपेयर करूं, इट क्लियरली शोज कि आपकी सेल ड्रॉप हो रही है। हालांकि सेल ड्रॉप नहीं हो रही क्योंकि सेकंड क्वार्टर में अगर आप देखें करस्पॉन्डिंग जो आपका पीरियड है सेकंड क्वार्टर 2018, सेकंड क्वार्टर 2019, सेकंड क्वार्टर 2020, अगर इसको कंपैरिजन करूं वी कैन सी द सेल्स हैव बीन इंक्रीज्ड। सो इसलिए हमें इसमें इन वैल्यूज को आपस में कंपेयर नहीं करना बल्कि क्वार्टर वाइज वैल्यूज को कंपेयर करना है। इस चीज के दरमियान लिंक क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो होता है हमारा स्टैटिस्टिकल, दैट इज नोन एज मूविंग एवरेज मेथड, जिसके अंदर जितनी भी वेरिएशंस है वो कंबाइन करके एक पीरियड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये 4 पीरियड जो हैं, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो इसको मैं इन 4 पीरियड से कंपेयर कर सकता हूं। इसी तरह इन 4 पीरियड से मैं कंपेयर कर सकता हूं। इसको हम कहेंगे 4 क्वार्टर मूविंग टोटल, मूविंग टोटल। ठीक है, अब हम 4 क्वार्टर मूविंग टोटल जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब 4 क्वार्टर मूविंग टोटल हम कैसे निकालेंगे? इसके दरमियान मैं थोड़ा सा स्पेस दूंगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर जगह पे मैं स्पेस दे रहा हूं। क्योंकि मुझे सेंटर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है और सेंटर वैल्यू के लिए मुझे यहाँ एक्सेल में स्पेस देनी है।
ये अच्छा, मैं 4 क्वार्टर मूविंग टोटल कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो इन 4 वैल्यू को टोटल करूंगा, इन 4 वैल्यू को। अगर इन 4 वैल्यूज को टोटल करता हूं तो इन चारों का सेंटर जो है वो सेकंड और थर्ड क्वार्टर के दरमियान में फॉल करता है, यानी 2 वैल्यूज अपवर्ड और 2 वैल्यूज डाउनवर्ड, इन दोनों वैल्यूज का जो सेंटर है वो यहां पर फॉल करेगा। अब इसको सम करते हैं। इन 4 वैल्यूज को मैंने सम किया, 70 प्लस 56 प्लस 14 प्लस 41, इसको सम किया तो ये 181 आ गया। सो आई कैन से कि 2018 की टोटल सेल 181। सेम यही 4 वैल्यूज अब मैं 2019 के जब वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो मैं मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करने लगा हूं। मूविंग एवरेज में अब इन 4 को टोटल नहीं करना, बल्कि इसको हम मूविंग एवरेज इसलिए कहते हैं कि यहां से हम इस वैल्यू को इग्नोर करेंगे और नेक्स्ट वैल्यू ऐड करेंगे। यानी ये जो वैल्यू है, मैं इसको अगर यहां लिखूं, ये हमारी वैल्यू 4 क्वार्टर को शो कर रही है, 2018 की क्वार्टर नंबर 1, 2, 3 और क्वार्टर नंबर 4, ये 4 क्वार्टर को शो कर रही। अब मुझे अगली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ऐसे कैलकुलेट करूंगा कि 2019 का फर्स्ट क्वार्टर मैं इग्नोर कर दूंगा और 2019 का फर्स्ट क्वार्टर जो वो ऐड कर दूंगा, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस वन, यानी 56 प्लस 14 प्लस 41 प्लस 75। अब इन 4 वैल्यूज को भी गौर से देखिए, तो आपको फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर ही कॉम्बिनेशन में मिल रहा है, और इन चारों का सेंटर जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसको अब सम करूं, 56 प्लस 14 प्लस 41 प्लस 75, द सम इज 186। इसी तरीके से अब जब मैं नेक्स्ट 4 वैल्यूज को टोटल करूंगा, ये प्लीज जरा ध्यान में रखिएगा, ये जो मैंने 4 वैल्यूज टोटल की थी, दिस वन, इन चारों का सम जो है वो इसके इक्वल है। जी, तो अब इन 4 वैल्यू को जब टोटल कर रहा हूं, इसका सम जो है वो इस 186 के इक्वल है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट 4, इन 4 को टोटल करूंगा, और इन 4 का जो सेंटर है ये 4 वैल्यूज का, दिस 1 2 3 4, इन 4 वैल्यू का सेंटर यहां पर आएगा। अब इसको सम करेंगे। अब आप देखते जाएं कि ये मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट, यानी मैं मूव करता जा रहा हूं, जिस क्वार्टर को मैं इग्नोर करूंगा कॉरस्पॉन्डिंग वही क्वार्टर मेरा ऐड होता जा रहा है। यानी इस वैल्यूज में अब अगर मैं ये वैल्यू देखूं, तो ये मैं कौन सी वैल्यू ले रहा हूं, 2018 का क्वार्टर नंबर 2, 3 and 4, and then 2019 का क्वार्टर नंबर 1। तो देखें, अब भी अगर इस वैल्यू को देखते हैं तो 4 क्वार्टर हमें नजर आ रहे हैं, क्वार्टर नंबर 1, 2, 3 and 4। सेम इसी तरीके से ये वैल्यू जो 190 मैंने कैलकुलेट की, ये वैल्यू 2018 का क्वार्टर नंबर अब 2 इग्नोर करूंगा, और क्वार्टर नंबर 3 और 4, एंड देन 2019 क्वार्टर नंबर 1 and 2। अब देखें अगेन, ये 4 क्वार्टर हो गए। अब इसी तरीके से मैं नेक्स्ट 4 वैल्यूज, इन 4 वैल्यूज को लूंगा, 41 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 15। अब इन चारों को टोटल किया तो ये सेंटर वैल्यू आ गई, 41 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 15, यानी मैं मूव करता चला जा रहा हूं, और 191 वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट 4 वैल्यूज जो मैंने लेनी है, अब एग्जैक्टली 4 वैल्यूज जो बनेगी वो 2019 की आएंगी, दीज 4 वैल्यूज, और इसका सेंटर वैल्यू यहां पर लिखूंगा, यानी सेकंड और थर्ड क्वार्टर के दरमियान में, और ये कंटिन्यू करता रहूंगा जब तक कि मेरी सारी वैल्यूज कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये 192। अब मैं नेक्स्ट 4 वैल्यूज लूंगा, 60 से लेकर 78 तक,
यानी मूव करता चला जा रहा हूं और इस वैल्यू को टोटल किया विच इज 195। अब देखिएगा ये, अगर आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी दूं तो लास्ट से बेशक देखिए ये 3 वैल्यूज आप लेंगे नेक्स्ट में भी, लेकिन ये वैल्यू इग्नोर करेंगे। यानी अब मैं 15, 42, 78 और 61 का सेंटर लूंगा और इसका सेंटर में जाकर सम करूंगा। ये 15, 42, 78 और 61, ये 196 आ गया। इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं। नेक्स्ट 4 वैल्यूज अगर आप देखें तो अब मेरे पास 42, 78, 61 और 16 की वैल्यूज आएंगी और इनका सेंटर वैल्यू दिस वन 197। और अब लास्ट वैल्यू जो होगी हमारी वो ये लास्ट 4 वैल्यूज होंगी 78, 61, 16 और 45 और इसका सम सेकंड और थर्ड क्वार्टर में आ जाएगा। ये 200। अच्छा, अब ये जो जितनी वैल्यूज आपके सामने, ये मैंने 4 क्वार्टर मूविंग टोटल लिखा है आपके सामने, 4 क्वार्टर मूविंग टोटल। दिस वन, ठीक है। अब देख सकते हो कि 4 क्वार्टर मूविंग टोटल में एक ट्रेंड बन चुका है, एक नजर आ रहा है। तो और इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि 181, 186, 190 और ऑनवर्ड 197 और 200 तक जा रहा है। तो इसमें आप अगर आप देखें तो हमारी जो पहली वैल्यू है वो आपकी थर्ड क्वार्टर, सेकंड और थर्ड क्वार्टर में आ रही है। अगर लास्ट से भी देखें तो सेकंड और थर्ड पे ही क्लोज हो रही है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये ट्रेंड कैलकुलेट किया, लेकिन ये जो वैल्यू है ये 4 क्वार्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 4 क्वार्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे एवरेज लेता हूं। अभी एक स्टूडेंट मैसेज किया था जी कि आपने एवरेज नहीं ली, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ आए। डायरेक्ट भी हम एवरेज ले सकते थे, बट मैंने पहले उसको टोटल लिया एंड देन उसको एवरेज में कन्वर्ट किया। अब देखिए ये जो वैल्यू आ रही है 181, इट रिप्रेजेंट्स, बल्कि ऑल वैल्यूज, ये जो 181 से 200 है, ये तमाम वैल्यूज 4 क्वार्टर की हैं। और एवरेज सिंगल क्वार्टर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, बल्कि तमाम वैल्यूज को मैं 4 पे डिवाइड कर रहा हूं। ये तमाम वैल्यूज जितनी मैंने कैलकुलेट की हैं ये सबको 4 पे डिवाइड कर दिया ताकि एक क्वार्टर की जो है वो वैल्यू हमारे पास आ जाए, दिस वन। अच्छा, अब ये मेरा ट्रेंड तो बन चुका है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो वैल्यू आ रही है ये किसी स्पेसिफिक क्वार्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। यानी अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं, यानी जिसको ग्राफ कहते हैं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो मुझे एक चीज बड़ी क्लियर नजर आएगी कि मैं वैल्यूज जहां पुट कर रहा हूं तो ट्रेंड लाइन उसके, यानी ये जो वैल्यूज मैंने निकाली हैं ये उसको टच नहीं करेंगी। इसलिए ये इसको मैं सेंट्रल वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए ट्रेंड में जो इन क्वार्टर्स के सामने आए, यानी 56 के सामने एक ट्रेंड आ जाए, 14 के सामने एक ट्रेंड आ जाए, ठीक है। तो उसको हम, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अब यहाँ ट्रेंड लाइन लिखूंगा। अब ट्रेंड लाइन बनाने के लिए मुझे सेंट्रल वैल्यू चाहिए। सेंट्रल वैल्यू का सिंपल तरीका यह है कि जिस तरह मूविंग है, इन दो को टोटल करके इसको 2 पे डिवाइड करूंगा तो इसकी सेंट्रल वैल्यू ये आ जाएगी, यानी दिस वन, दिस वन, ये 45.8 है। अब अगली सेंट्रल वैल्यू लेनी है तो मैंने 46.5 और 47.5 का सेंटर लिया, यानी इन दो वैल्यूज को मैंने सेंटर किया और वो 47 आ गया, यानी 47 6.50 प्लस 47.50 डिवाइडेड बाय 2। सेम इसी तरह अब नेक्स्ट 2 को मैं सेंटर करूंगा, ये 47.63 और ये तमाम वैल्यूज मैं कैलकुलेट करता जा रहा हूं, दिस वन, ठीक है जी। ये सेंट्रल वैल्यू अब मेरी कैलकुलेट हो गई 49.63 तक, दिस वन। अच्छा, अब ये एक दफा फिर मैं रिपीट करूंगा कि ये वैल्यू कहां से आई, इन दो वैल्यूज का सेंटर किया मैंने
और वैल्यू 45.88 आ गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपकी इन दो वैल्यूज को मैंने सेंटर किया तो वैल्यू 47 आ रही है। इन दो को सेंटर किया तो वैल्यू 40। सेंटर से मीन क्या है, एवरेज किया, इन दो वैल्यूज को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि टू वैल्यूज हैं 45.25 और 46.50। ठीक है, अब इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन करने के लिए, फर्दर इसको क्लैरिटी देने के लिए उन स्टूडेंट को तो जिनको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, तो ये जो वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की हैं, ये 181 की ये वैल्यू कैसे आई है, ये मैं यहां पर शो कर रहा हूं। 70 प्लस 56 प्लस 14 प्लस 41। ठीक है, ये चार वैल्यूज का सम जो है वो 181 आएगा। ये 186 वैल्यू कैसे आई, अब मैंने 70 को इग्नोर करना है, वही जो ऊपर चार वैल्यूज लिखी हैं उसमें 70 इग्नोर कर दूंगा, 56 प्लस 14 प्लस 41 और प्लस उससे नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है 75 उसको लेता जाऊंगा, मूव करता जाऊंगा और इन चारों का सम 186 आएगा। इसी तरह 190 की जो वैल्यू है ये मैंने कैसे कैलकुलेट की, अब अगेन ये जो ऊपर वैल्यू लिखी है 56 इसको इग्नोर करते हुए 14 प्लस 41 प्लस 75 और अब नेक्स्ट वैल्यू जो है 75 के बाद अगर आप देखो दिस वन, ये 60 ऐड की तो ये मेरे पास 190 आ जाएगी। सेम, ये मैं सिर्फ आपको वर्किंग शो कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, बट आप जब प्रैक्टिस करने के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आइडिया होना चाहिए। अब इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू में 14 इग्नोर करते हुए 41 प्लस 75 प्लस 60 और प्लस नेक्स्ट वैल्यू 60 के बाद 15 मैंने ऐड कर दी, दिस वन। सेम इसी तरीके से अब अगली वैल्यूज लेने के लिए मैं 75 प्लस 60 प्लस 15, अब मैंने 41 इग्नोर किया और 15 के बाद 42 वैल्यू मैंने इसमें ऐड कर दी, दिस वन। ये जो 195 वैल्यू है वो कैसे बनेगी, अब 60 प्लस 15 42 एंड प्लस 42 के बाद नेक्स्ट वैल्यू है 78। 196 कैसे वैल्यू आएगी, 15 प्लस 42 प्लस 78 प्लस अब 78 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 61 और आखिरी दो वैल्यूज रह गई, इसको भी मैं लिख देता हूं। अब इसमें 15 इग्नोर करूंगा, 42 प्लस 78 प्लस 61 प्लस 16 और लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो 78 प्लस 61 प्लस 16 प्लस 45। अब अगर आप इन तमाम वैल्यूज को गौर से देखें तो मैं एक वैल्यू इग्नोर करता जा रहा हूं, अगली वैल्यू ऐड करता जा रहा हूं, मूव करता जा रहा हूं, मूविंग एवरेज। सेम यही कॉन्सेप्ट मैंने इन वैल्यूज के लिए अप्लाई किया, यानी ये जो 45.88 है ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई, 45.25 प्लस 46.50 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसी तरह अब मैं इसमें सारी वैल्यूज नहीं लिख रहा, लेकिन आइडिया देने के लिए एक दो वैल्यूज तीन वैल्यूज लिख देता हूं। अब अगली वैल्यू कैसे लेंगे, अब इन दो वैल्यूज को टोटल करेंगे 46.50 अगेन मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट में प्लस 47.50 होल डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब जो थर्ड वैल्यू है दैट इज 47.50 प्लस 47.75 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज जो मैंने कैलकुलेट की, दिस इज आंसर। यहां से ये ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई है, ये मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट की और इससे हम इक्वेशन बनाकर इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आगे मेथड होगा। लेकिन अभी मैं यहां तक जो है मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन एक्सप्लेन करनी थी मूविंग एवरेज मेथड के लिए। ठीक है, इससे आगे जो मेथड है वो डिफरेंट होते हैं फोरकास्टिंग के, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। तो मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन तक आपके पास आपसे कैलकुलेट किया। ठीक है जी, दिस मेथड इज नोन एज मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। ओके जी, ये कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, प्लीज अलाउ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, उस्मान नवाज है। जी जी उस्मान, आर यू लिसनिंग मी? या सर आई एम टोटली अनएबल टू हियर यू, even I am repeatedly change the medium, even
Hello. Okay. I can hear you. Sir, are you listening me? Yeah, I can listen you. Your voice Sir, I is would. clear to me. So, और कोई क्वेश्चन करना है तो कीजिएगा प्लीज. उस्मान, आवाज आ रही है? आप काइंडली बोलें क्या कहना चाह रहे हैं. जी उस्मान. Sir. जी Sir, are you listening me? जी yes. Sir, would you please to share the worksheet in a group? Yes, absolutely. After the lecture, I will share it. Thank you. Yeah. Okay जी. Okay, now coming to the lecture. अब हम सेकंड अप्रोच की तरफ जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर जी ये एक्सेल शीट पे सर समझ नहीं आ रहा, काइंडली आप व्हाइट बोर्ड यूज करें सर. और आपकी स्पीड सर बहुत तेज है सर, आप इतनी तेज से पढ़ा रहे हैं और अनम्यूट करते नहीं है बीच में. कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो सर आप बोलते हैं तो आगे से कोई जवाब ही नहीं आता सर मैसेज. Okay, अच्छा ठीक हो गया. अब मैं शायद मेरी थोड़ी सी एक्सेल पे स्पीड तेज है तो मैं जरा स्लो कर लेता हूँ. दैट डजंट मैटर. और मैं थोड़ा सा स्लो बोल लेता हूँ. और जो ये कैलकुलेशंस है ना, अगर मैं बोर्ड पे करूंगा तो इट इज नॉट इजी फॉर टू सॉल्व. और आई थिंक एक्सेल इज द बेस्ट मीडिया जिसमें मैं आपको ये सारा समझा सकता हूँ. और फिर भी अगर जहां मसला हो तो आप क्वेश्चन कर लें. तो म्यूट तो होता है लेकिन आप मैसेज कर देंगे तो आई विल सी और रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट से, वो अलाउ कर देंगे. ठीक है. ओके जी. जी अच्छा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. दिस वन इज द फर्स्ट मेथड, मूविंग एवरेज मेथड. सर मेरा एक सवाल है. जी सर इस ट्रेंड लाइन से आप ग्राफिक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं? थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाएगा. ग्राफिकली आप कह रही हैं? हाँ, एक ग्राफ क्रिएट कर दीजिए इसमें से. अच्छा, अब इसमें तो मुझे बोर्ड में करना पड़ेगा. सर जी सर ये जो क्वेश्चन आप करा रहे हो ये पेपर में भी न्यूमेरिकल टाइप का आएगा? जी थ्योरेटिकल भी आ सकता है लेकिन थ्योरेटिकल सिर्फ डेफिनेशंस की हद तक होता है. ठीक है, कि फोरकास्टिंग क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोरकास्टिंग एंड बजट. जब हम आगे जाएंगे तो हम वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो लेकिन ज्यादा इसमें जो क्वेश्चंस पास पेपर्स में आ रहे हैं न्यूमेरिकल, मैं आज आपके साथ आफ्टर लेक्चर जो है मैं वो शेयर करूंगा आपको क्वेश्चंस भी. ठीक है, जो क्वेश्चंस पास पेपर्स के हैं और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी दे दूंगा जो एग्जाम लेवल के. ठीक है, और एक आप लोगों के लिए ये जो नोट्स हैं वो भी शेयर कर दूंगा इस चैप्टर के बाद, आप इसको स्टडी कर लीजिए. ओके, अब इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है. ओके, वेट फॉर मिनट. अच्छा, अब मैं इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए मैं एक्सेल ही यूज कर लेता हूँ. और ये वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट की हैं उन वैल्यूज को ले आते हैं हम. और दिस वन 2018 का क्वार्टर नंबर 2, राइट. क्वार्टर नंबर 3, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये दिस वन, ये देखिए ये 2018 का क्वार्टर नंबर 3 है. इसकी पहले हम टेबल बनाएंगे. जरा थोड़ी सी क्लैरिटी में मैं इसको अलग कर रहा हूं ताकि आपको एक टेबल नजर आए. ये ट्रेंड लाइन आ गई. अब इसी तरीके से मैं 2018 के क्वार्टर नंबर 4 में आता हूं और क्वार्टर नंबर 4 की जो वैल्यूज है, वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, दैट इज 47.
जी मैंने लिंक कर दी। उसके बाद 2019 का फर्स्ट क्वार्टर आएगा, क्वार्टर 1, और इसकी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो 47.63। देन 2019 क्वार्टर 2 and the value is 47.88। ये 8 वैल्यूज हैं टोटल, ठीक है। मैं इन सारों को आपके सामने लिखता जा रहा हूं। क्वार्टर 3 और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 48.38। देन 2019 क्वार्टर नंबर 4 और इसकी वैल्यू जो है वो 48.88। अब ये 6 वैल्यूज हो गई। We have just 2 more values, 2020 quarter number 1st, और कोई भी वैल्यू जो मैं लिंक कर रहा हूं आप देख सकते हैं उसी क्वार्टर का मैं रेफरेंस दे रहा हूं। दिस वन 49.213 एंड 2020 क्वार्टर नंबर 2 और इसकी जो वैल्यू है 49.63। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने बिल्कुल यहां पर ले आया। ये हमारा ईयर एंड क्वार्टर है और ये ट्रेंड लाइन। अब इसके लिए मैं यहाँ पर एक्सेल टूल अगर यूज करूं, वैसे तो ग्राफ बनाने के लिए तो पूरा चार्ट चाहिए, इज वेरी इजी टू प्रिपेयर। तो मैं यहां से इसको लाइन चार्ट इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी द ट्रेंड, ठीक है। ये बेसिकली वैल्यूज हैं तमाम और ये ट्रेंड लाइन इसमें जनरेट हो रही है। ये दिस वन इज नोन एज ट्रेंड लाइन। अच्छा, इसको अगर मैं दूसरे फॉर्मेट में लेके जाऊं ज्यादा क्लियर होगा। दिस वन, ठीक है। सिर्फ इसमें फर्क ये है कि ये जो मैंने लाइन आपके सामने चार्ट आपको नजर आ रहा है, इट इज नॉन लीनियर चार्ट, ठीक है। नॉन लीनियर चार्ट ट्रेंड लाइन होती है। ये जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है और जो लास्ट पॉइंट है इसके दरमियान अगर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे तो दैट बिकम्स अ ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये वेरिएशंस नजर आ रही हैं इसमें जो हम ट्रेंड लाइन नॉर्मली लगाते हैं। तो प्लीज राइट डाउन कि इसमें आपने फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी है विच इज नॉन एज अवर ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये मैं चार्ट यहां पर आपको बाद में शेयर भी कर दूं। दिस वन, ठीक है जी। ये दिस इज द फर्स्ट मेथड जिसके थ्रू हम ट्रेंड निकालते हैं। अच्छा, अब जो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ और एक चीज ऐड कर दूं, जब हम फोरकास्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस ट्रेंड लाइन ये क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है इसमें एक लीनियर रिलेशन क्रिएट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेंगे और उसी लाइन को मैं आगे अगर मूव करता चला जाऊं तो वो फोरकास्टिंग होगी उसी ट्रेंड को, ठीक है। तो पास्ट डेटा से हम ट्रेंड जनरेट करते हैं, उसी ट्रेंड को एक्सट्रापोलेट करते हैं और वहां से हम फोरकास्टिंग करते हैं। और इन फोरकास्टिंग के लिए हमारे पास जो मेथड्स नॉर्मली होते हैं, मैंने अभी बताया कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, दैट इज एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स हम लगाते हैं और उसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब सेकंड मेथड में आएंगे, जो ये हमारा न्यूमेरिक या मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव टेक्निक जो है, उसमें हमारा जो सेकंड मेथड इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड, दैट इज नैव अप्रोच, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं, ये मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, नैव अप्रोच assumes that demand in next period is same as demand in the most recent period, ठीक है। यानी मीन अगर एक सेल आपकी जनवरी की है, वही सेल जो है वो फोरकास्ट हो जाएगी फरवरी की। यानी इट अज्यूम्स दैट डिमांड इन द नेक्स्ट पीरियड इज सेम एज डिमांड इन द मोस्ट रीसेंट पीरियड। लाइक हमारा मोस्ट रीसेंट पीरियड जो है ये जनवरी है, ठीक है। अब जनवरी की हम फोरकास्ट करेंगे, यहाँ पर
एक्चुअल डाटा है और यहाँ पर फोरकास्ट है। अज्यूमिंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेल्स इन रुपीज मिलियन, ठीक है। अब जनवरी का मंथ जो है इसको यहां लाते हैं, दीज आर मंथ्स, ये टेबल सी बन जाएगी। अगर जनवरी की सेल हमारी 250 मिलियन है तो मैंने फोरकास्ट ऑब्वियसली फरवरी को करना है, तो जनवरी का फोरकास्ट तो दिसंबर पे बेस करेगा, यहां से फोरकास्टिंग शुरू करूंगा। नई अप्रोच जो है वो सिंपल ये कहती है कि जो जनवरी का एक्चुअल है दैट विल बी द फोरकास्ट ऑफ फरवरी, यानी ये फरवरी का फोरकास्ट होगा। और जो फरवरी की सेल है सपोज 260, वो मार्च का फोरकास्ट होगा। इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, ठीक है, which is not you can say more realistic in the seasonal industry। जहाँ सीजनल इंडस्ट्री होती है वहां पर ज्यादा बेटर ट्रेंड ये नहीं दे रहा होता। तो इसमें एक दो फिर स्टेटमेंट देखें, नाइव अप्रोच assumes that demand in the next period is same as demand in the most recent period, ठीक है। तो उसके ऊपर बेस कर दी जाएगी। एक वैल्यू और अगर लूं तो लाइक मार्च की हम सेल एक्चुअल जो है वो 275 है, तो अप्रैल का जो फोरकास्ट है वो भी 275 होगा, यानी प्रीवियस वैल्यू को बेस करते हुए हम जो वैल्यू लेंगे दैट इज नॉन एज अप्रोच, ठीक है। ओके, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि इज देयर एनी टाइम लिमिट ऑन सीजनल वेरिएशंस, मींस टोटल टाइम ऑफ ऑल सीजंस। देखिए लिमिटेशंस तो यहाँ पर सिंपल इतनी ही आपने ज़हन में रखनी है कि आप जो यानी मूव करना है ना, जिसमें मूविंग एवरेज हम जिसको कहते हैं, मूविंग एवरेज जो कैलकुलेट करते हैं वो उतने सीजन्स पर करनी है जितने ड्यूरिंग द पीरियड ईयर एक सीजन है। सपोज अभी जैसे मैंने एग्जांपल ली कि हमारे 4 सीजन है तो मैंने 4 क्वार्टर में कन्वर्ट किया, लेकिन सेकंड एक और भी आता है कि आपका अगर आपके एक साल में 3 सीजन है लेट्स से, तो मैं फिर 3 पीरियड मूविंग एवरेज यूज करूंगा। बेसिकली यहाँ पर जितने आपके होंगे उतने ही हम इसको लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन भी करना चले, मैं अभी बाद में अलाउ करता हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम देने, मैं इसको जरा थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। और एक स्टूडेंट ने कहा जी कि काइंडली रिकमेंड अस अ बुक एट द एंड ऑफ द लेक्चर। सो वेल, ओके, जो आपकी बुक है वो उसकी सीए की जो बुक है वो रिकमेंडेड है, और वही मैं आपके साथ ना नोट शेयर करूंगा, लेकिन मैं मुख्तलिफ बुक्स के करूंगा जो आपके लेवल के हैं, क्योंकि सीए की बुक के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई लेवल के, तो आपका जो है वो उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते। सेकेंडरी ये है कि जो जैसे ही लेक्चर खत्म होगा मैंने आपको बताया कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस बुक को, ठीक है। ओके, अच्छा, अब ये आप ये एक क्वेश्चन ये कह रहे कि ये इसकी एप्लीकेशन क्या है पब्लिक सेक्टर में। देखें, आप बेसिकली जो भी मेथड हम सिलेक्ट करते हैं उस ये तो हम 2-3 मेथड पढ़ रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ मेथड, न्यूमरस मेथड। तो हमने सिचुएशन देखकर हमें मेथड सिलेक्ट करना होता है। जैसे सीजनल इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो होता है ना, हमारा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होता है, जो हम मूविंग एवरेज से लेकर वहां चलते हैं। तो जहां तक पब्लिक सेक्टर का ताल्लुक है, बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है। अब आई हैव नो आइडिया कि कितना अप्लाई करते हैं या नहीं करते, इट इज अ सेपरेट थिंग, बट बिल्कुल किया जा सकता है एंड वी कैन गेट रिजल्ट। बट जहां पर वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो वहां पर फिर डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड एरर भी होती है, रिग्रेशंस भी होती हैं, कोरिलेशन होता है, इस तरह वेरियस टेक्निक्स हैं, उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, थर्ड मेथड इज द लीनियर रिग्रेशन method. Basically, it's a method which create a relation between the two variables. यहाँ पर equation होती है y is equal to a plus bx, right? अब ये what is y, what is a, what is b, ठीक है, इनको समझना जरूरी है। देखें, हमारे 2 वेरिएबल्स होते हैं, we know that there are 2 variables, one is a independent variable and other is dependent variable. What is the difference between two? कि हर वो वेरिएबल जो
इंडिपेंडेंटली आप चेंज कर सकते हैं, जो आप यानी आपके डोमेन में है कि आप इसको चेंज कर सकें, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उस वेरिएबल के चेंज करने की वजह से जो दूसरे वेरिएबल में चेंज आती है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। सपोज अगर मैं ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करता हूं, मेरी कॉस्ट इंक्रीज होगी, कम यूनिट प्रोड्यूस करता हूं, टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी। यहां पर अगर आप देखें तो मेरे दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। फर्स्ट वेरिएबल इज नोन एज प्रोडक्शन यूनिट्स। अब प्रोडक्शन यूनिट डिमांड पर बेस करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन कम करूंगा टोटल कॉस्ट कम होगी। दीज आर द टू वेरिएबल्स। इसी तरीके से अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, सेल्स और एडवर्टाइजिंग। अब यहां पर अगर एडवर्टाइजिंग में ज्यादा करता हूं, ज्यादा सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज करता हूं, तो मेरी सेल इनहांस होती है। सो सेल इज बेस्ड ऑन या सेल इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स प्रमोशन। ठीक है, इट मींस का सेल प्रमोशन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेयर एज सेल्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं। तो इस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद हैं। y स्टैंड्स फॉर, यानी y मींस डिपेंडेंट वेरिएबल, और x means independent variable। ठीक है, और what is a and b? a means कांस्टेंट। ठीक है, जैसे अगर मैं कॉस्ट को मेजर कर रहा हूं, टोटल कॉस्ट को, कि अगर मैं ज्यादा यूनिट बनाऊंगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, कम यूनिट बनाऊंगा तो कॉस्ट कम होगी। तो कॉस्ट का वो पोर्शन जो यूनिट के इंक्रीज और डिक्रीज होने के बावजूद कांस्टेंट रहे, उसको हम ए का नाम देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सेल्स और एडवर्टाइजिंग की बात करूं या सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज की बात करूं, अगर मैं सेल प्रमोशन नहीं भी करूंगा तो एक सेल का मिनिमम लेवल होगा जिसको जो कांस्टेंट हम उसको कहेंगे, विच इज नॉन एज ए। लेकिन उससे अगर मैं प्रमोशन बढ़ाऊंगा तो सेल वहीं से इंक्रीज होगी, और अगर प्रमोशन कम करूंगा तो सेल कम होगी, लेकिन एक लेवल से कम नहीं होगी। तो दैट लेवल विच इज फिक्स्ड, विच रिमेन फिक्स्ड, इज नॉन एज ए। एंड बी इज अ कोएफिशिएंट। बी हियर मींस चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वेरिएबल, यानी जो भी वेरिएबल है उसके अंदर कितनी चेंज आ रही है, उसका जो रेट है उसको हम बी कहते हैं। अगर मैं इसको कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो ए और बी इज अ वेरी सिंपल। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉस्ट तो याद रखिएगा ए मींस फिक्स कॉस्ट, यानी एज फिक्स कॉस्ट को हम डिफाइन भी करते हैं, आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं। तो व्हाट इज अ फिक्स कॉस्ट? the cost which remain constant irrespective of level of output, whether it increase or decrease. For example, factory rent। अगर आपने एक फैक्ट्री रेंट पर ली है जिसका 500,000 मंथली रेंट है, अब अगर उसमें प्रोडक्शन आप 100% कैपेसिटी पे करें या 90% पे करें, 80% पे करें, 70% पे करें, रेंट आपका फिक्स्ड होगा। रेंट आपको हर मंथ में 500,000 पे करना पड़ेगा। दिस इज नॉन एज फिक्स्ड कॉस्ट। एंड बी हियर मींस, अगर कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, नॉट वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल। तो याद रखिएगा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है बट टोटल कॉस्ट चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10,000 यूनिट बना रहा हूं और मेरी यूनिट कॉस्ट 2 है, तो इट मींस कि मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 20,000। लेकिन अगर मैं 15,000 यूनिट बनाता हूं तो यूनिट कॉस्ट मेरी सेम रहेगी, लेकिन टोटल कॉस्ट इंक्रीज होकर मेरी 30,000 हो जाएगी। हायर द प्रोडक्शन, हायर द कॉस्ट। तो और इनके दरमियान जो रेशो है वो कांस्टेंट रहती है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, यानी ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और ये जो मैंने 2 रुपीस 2 लिखा है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
अगर मैं इसी को फिक्स कॉस्ट में देखूं, लाइक अगर मैं 10,000 यूनिट बनाता हूं और मेरी कॉस्ट 50,000 है, सपोज रेंट 50,000 है, अगर 15,000 यूनिट भी बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट सेम रहेगी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहां पर फिक्स कॉस्ट को टोटल में मेजर करना है, वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट में मेजर करना है, एंड दिस इज नोन एज पी। और जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज नोन एज ए। ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपके सामने सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए कि ए क्या है, बी क्या है, एक्स और वाई का मीनिंग क्या है। अब रिग्रेशन में बेसिकली ये स्टैटिस्टिकल एक मेथड है जिसमें एक फॉर्मूला यूज होता है और उस फॉर्मूले के मुताबिक हम इस पे वैल्यू पुट करेंगे। इसमें ए और बी की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। बी ए का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ वाई, इसको मैं इस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूं, सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, और इसमें से माइनस करूंगा बी मल्टीप्लाई बाय, मैं एक्सप्लेनेशन में लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। जो मैं नोट्स दूंगा उसके अंदर प्रॉपर वो सम का वो लिखा होगा, सिंबल्स वगैरह लगे होंगे, तो यहाँ पर वो सर टाइम ज्यादा लगेगा तो मैं इसलिए इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये हमारा न्यूमरेटर या ये फॉर्मूला आ जाएगा ए का। इसको हमने क्या लिखा, सम ऑफ वाई। वाई अभी हमने पढ़ा क्या चीज है, वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज है उसका सम लेंगे डिवाइडेड बाय एन। n here what is meant by n? n means number of pairs of data in data, यानी जो डाटा आपको दिया उसमें नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं। देखें जब भी वैल्यू दी होगी दो वेरिएबल्स होंगे, एक x और एक y। x और y का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज नोन एज n। जो x और y का कॉम्बिनेशन होगा वो आपका कहलाएगा n। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ x लिखता हूं और यहाँ y, और मैं लिखता हूं जी x 15 है, y 2000 है। अगर मैं ये वैल्यू लिखता हूं तो ये 1 यहाँ पर n2 नहीं कहलाएगा, n1 कहलाएगा। नंबर ऑफ पेयर्स इन डाटा, कि जितने डाटा में पेयर्स हैं x और y, ठीक है, ये दोनों को कॉम्बिनेशन में n कंसीडर किया जाता है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड फॉर a। और जहां तक b का फॉर्मूला है, इट्स अ लेंथी फॉर्मूला। b इज इक्वल टू n into sum of x y, sum of x y minus sum of x into या multiply by sum of y। ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया और इसको डिवाइड करूंगा n into sum of x square minus sum of x whole square। This is the value of b।
तो इसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और वी कैन वेरी इजीली कैलकुलेट इट। जरा मैं आपके सामने डाटा लेता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। A company has recorded the following output levels and associated costs in past 6 months। ठीक है, और ये लास्ट 6 मंथ्स का डाटा हम ले रहे हैं। यहां पर मंथ, आउटपुट इन यूनिट्स एंड कॉस्ट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ये 6 मंथ का है। लाइक आउटपुट हमारी 6.8 है, 8.7, 9.2, 7.1, 7.5 एंड 8.5। ठीक है, ये सारा इन मिलियंस है। ये जो मैंने डाटा आपके सामने लिखा ये सारा इन मिलियंस है। आउटपुट इन मिलियन। ठीक है, कॉस्ट भी कॉस्ट इन रुपीज मिलियन। ठीक है जी, और ये कॉस्ट हमें दी हुई है इसने 42.3, 48.1, 50.7, 42.6, 46.5, 48.2। ये डाटा है। ये इतना हिस्सा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां तक, दिस इज द डाटा गिवन इन क्वेश्चन। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पहले वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं कि इसमें जो वेरिएबल डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आउटपुट और कॉस्ट, whether cost is based on output or output is based on cost, is very obvious cost is based on output। ठीक है, तो यानी ये कॉस्ट जो है वो आउटपुट पर बेस करती है। इसका मतलब है कि ये कॉस्ट जो है, जैसे मैंने ऊपर लिखा था कि ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को ये देखिए, जैसे मैंने लिखा था डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या उसको देंगे नेम y। अब यहां पर मैं एक x और y के लिए एक कॉलम देता हूं। सो आउटपुट विल बी कंसिडर्ड एज x एंड कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज y। अब मुझे जो कैलकुलेशन करनी है बेसिकली वो पहले हम x और y को सम कर लें। यानी x को सम करना है, यानी मुझे 5 वैल्यूज चाहिए होती हैं इसमें डाटा के मुताबिक। एक सम ऑफ x, एक सम ऑफ y। ये मैंने इनको सम कर लिया, ये सम है, सम ऑफ x और सम ऑफ y। उसके बाद मुझे वैल्यू चाहिए, नेक्स्ट जो वैल्यू चाहिए दैट इज x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर चाहिए। अब x स्क्वायर लेंगे तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू, यानी इसी का स्क्वायर ले लेते हैं और ये वैल्यू जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। यानी x स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया मैंने। 6.8 का x स्क्वायर 46.24, 6 y का 75.69 एंड सो ऑन। ये सारा वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। इसको कैलकुलेट करने के बाद इसको मैंने टोटल कर लिया। अब ये तमाम वैल्यूज का जो है ये टोटल आ गया 385.48। और चौथी वैल्यू जो मुझे कैलकुलेट करनी है xy। ये 4 वैल्यूज मुझे चाहिए xy।
x इंटू वाई, यानी ये x है 6.8 मल्टीप्लाई 42.3। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 287.64। ये तमाम को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं एक एक वैल्यू इस तरह मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अब 7.10 मल्टीप्लाई 42.6, तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यूज जो हैं इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन से आई और इसको भी हमने सम कर लिया। ये चार वैल्यूज जब मैं कैलकुलेट कर लूंगा, नाउ आई वुड एबल टू कैलकुलेट द रिग्रेशन लाइन। अब इसके लिए मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मूला जैसे लिखा था, a की वैल्यू चाहिए मुझे, तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए, मुझे सबसे पहले चाहिए, पहले b की कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि a के लिए भी b चाहिए। तो पहले हम b को कैलकुलेट करते हैं और इसके फार्मूला मैंने लिखा n इंटू सम ऑफ x। पहले तो n डिसाइड करते हैं, n कितने। अगर मैं इन वैल्यूज को देखूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो दैट इज रॉन्ग। मैंने आपको बताया कि सम ऑफ पेयर, यानी जो पूरा पेयर होगा वही हमारा बेसिकली n कहलाएगा। यानी ये जो वैल्यू आ रही है 6.8 और 42.30, ये टू वैल्यूज नहीं है, ये 1 है। तो ये 6 मंथ का डेटा है, तो 6 जो है वो n हो गया, ठीक है। तो यहां पर n जो है वो 6 है, तो मैंने पहले 6 लिखा, 6 मल्टीप्लाई बाय, फार्मूले के मुताबिक मुझे चाहिए सम ऑफ एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई का सम हमने कैलकुलेट किया हुआ है 2233.46 और इसमें से हमने माइनस करना है सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई। अब एक्स का सम भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 47.80 और मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई 278.40, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय, अब इसको डिवाइड करना है मैंने किस वैल्यू पर? n इंटू n, 6 इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का सम है 385.48, ठीक है। इसको ब्रैकेट भी लगा देते हैं। सिक्स इंटू 4.58 और इसमें से फॉर्मूले के मुताबिक मैं माइनस करूंगा सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब सम ऑफ एक्स जो है वो हमारा कितना है 47.80, इसका स्क्वायर लूंगा तो मैं इस वक्त इसको 2 टाइम लिखता हूं तो ये स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ये डिनोमिनेटर। अब मैं अगर इनको कैलकुलेट करूं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, देखिए ये 2-3 क्वेश्चन में आंसर दे दूं। एक तो क्वेश्चन है कि कैफेट की बुक अपने यूज कर रहे हैं। यस, कैफेट की बुक हम यूज करेंगे ज्यादातर, लेकिन कुछ टॉपिक उसमें नहीं है तो वो दूसरी बुक से लेंगे। और फॉर्मूला ऑब्वियसली आपको ये याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला शीट आपको प्रोवाइड नहीं की जाती एग्जामिनेशन में, ठीक है। सेकंड, एक क्वेश्चन और है कि एक्स स्क्वायर समझ नहीं आया। एक्स स्क्वायर क्या होता है कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट, किसी भी चीज का स्क्वायर लेना है, लाइक 2 का स्क्वायर लेना है मैंने, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 10 का स्क्वायर लेना है, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, ठीक है। सो अब ये आपने कहा जी कि कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव किया, दिस इज अ सेपरेट टॉपिक। ये कैसे ड्राइव किया, इट इज अ स्टैटिस्टिकल वे कि हम इसको ड्राइव करेंगे, दिस नॉट अवर पार्ट, ठीक है। तो हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग-अलग जरा लिख के कैलकुलेट कर रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। लेकिन यहाँ पर लिखा 6, दिस वन इज अ 6 इनटू 22.33.46, ये 2233.46, ये अमाउंट मैंने पहले कैलकुलेट की। उसके बाद सेकंड अमाउंट ये फॉर्मूले के मुताबिक लिखी हुई है 47.80 मल्टीप्लाई 278.40, ये सेकंड अमाउंट आ गई।
इन दोनों अमाउंट को पहले मैं लेस करूंगा फॉर्मूले के मुताबिक, ये न्यूमरेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन करते हैं, 6 into 385.48, this one 6 into 385.48, ये ऊपर फार्मूला देखते जाए आपको नजर आएगा। उसके बाद -47.80 का स्क्वायर, दिस वन, और इसको भी आपस में माइनस किया हमने। अब देखें ये वैल्यू जो है न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। जब इसको इस पे डिवाइड करूंगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज 3.33 इज द वैल्यू ऑफ बी। यानी इट मींस कि मेरी जो कॉस्ट है वो उसके अंदर जो चेंज आ रही है अगेंस्ट 1 यूनिट, वो 3.33 है। 1 यूनिट अगर इंक्रीज होगा तो कॉस्ट 3.33 से इंक्रीज होगी, और अगर 1 यूनिट डिक्रीज होगा तो कॉस्ट मेरी 3.33 पर यूनिट डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, ए का अगर फार्मूला लगाएं, ए का, ठीक है सर, मैं इसको यहां से अलग लाता हूं आप लोगों के लिए ताकि इसी को देख के आप इसको लगा सको। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा प्रॉपरली। अब a इज इक्वल टू सम ऑफ y। अब मुझे y का सम चाहिए। y का सम क्या है जी हमारे पास जी, 13, ये वैल्यू देखिएगा यहां से, y का सम है 278.40। ठीक है जी, ये सम ऑफ y है और डिवाइडेड बाय n, 278.40 डिवाइडेड बाय n, और n हमारा हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये न्यूमरेटर आ जाएगा। माइनस करेंगे b, b वो वैल्यू है जो अभी कैलकुलेट की 3.33, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ y। सम ऑफ y हमारे पास कितना है जी, दैट इज 278.40। नाउ यू कैन सी ये y का सम जो है वो 278.40 है। इसको सम करके और इसको भी डिवाइड किया n पर, डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 6। अब ये दो वैल्यूज जो हैं, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो देखें पहली वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इसको अलग-अलग लिखूं तो 278.40 और 6। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई 278.40, डिवाइडेड बाय 6 करें तो ये न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर अगर कैलकुलेट करूं तो दैट इज इक्वल टू 3.33, यानी ये जो अभी आपने b की वैल्यू कैलकुलेट की है, मल्टीप्लाई बाय 278.40 यानी सम ऑफ y, और होल डिवाइडेड बाय 6, ये वैल्यू आ गई 154.29। अब अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं, लेस करता हूं इसमें से, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, सम ऑफ x था, सॉरी ये सम ऑफ x है, ये सम ऑफ x है और x मैंने गलत लिख दिया, दैट इज 47.8। ये दोबारा देख लें, 3.33 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ x होल डिवाइडेड बाय 6, ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब इसमें इसको जब मैं माइनस करूंगा इन दोनों वैल्यूज को, 46.40 minus 26.48, 19.91 is the value of A. this one, ये मैंने इसको बोल्ड किया और यहां से ये वैल्यू ऑफ B है। जब ये दोनों आ गई तो व्हाट इज द रिग्रेशन इक्वेशन, y is equal to A plus bx। अब अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करूं तो y is equal to A अभी हमने कैलकुलेट किया 19.91 प्लस b 3.33 into x। ठीक है, दिस वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन।
अच्छा जी, अब इस रिग्रेशन इक्वेशन को हम फोरकास्टिंग के लिए कैसे यूज करें? ठीक है, सपोज हमें वो एग्जामिनर ये कहता है कि कैलकुलेट फोरकास्टेड कॉस्ट ऑफ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, assuming company intends to sell 10.5 million units, not sell, to produce. यानी अब मैंने फोरकास्ट करनी है, कॉस्ट को फोरकास्ट करना है, टोटल कॉस्ट को फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, और इसमें हमारी अजम्पशन ये है कि जो कंपनी है वो 10.5 मिलियन यूनिट प्रोड्यूस करेगी। अब देखें यहाँ 10.5 कहीं नहीं आ रहे। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो 10.5 है ये यूनिट्स हैं, और यूनिट्स को हमने अज्यूम किया x, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे x इज इक्वल टू 10.5, यानी अगर 10.5 है x, तो अब मैं ये वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो देखिए मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू, y मैंने फाइंड करना है टोटल कॉस्ट 19.91 प्लस 3.33 इनटू x की जगह मैं पुट करूंगा 10.5। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो दैट इज द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, द वैल्यू क्या आएगी 3.33 into 10.5 and plus 19.91। अब कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो 54.88 विल बी द आंसर। यानी अगर मैं जुलाई के मंथ में 10.5 मिलियन यूनिट सेल करता हूं तो कॉस्ट 54.88 होगी। अब एक चीज जरा गौर से देखिए कि मेरे यहाँ पर मैक्सिमम यूनिट थे 9.2 मिलियन और कॉस्ट 50 थी। अगर यूनिट 9.2 से बढ़ेंगे तो कॉस्ट इंक्रीज होगी। अब एक मैं और वैल्यू लूंगा और अगस्त की जाकर मैं मिनिमम को भी प्रूव कर सकूं आपको। और अगर मैं ये कहता हूं जी कि हम मिनिमम 6 मिलियन शेयर बना रहे हैं, यानी अगर मैं लिखता हूं कैलकुलेट forecasted value for the month of August, assuming company intends to produce 6 million units, यानी कंपनी अगर 6 मिलियन यूनिट प्रोड्यूस करना चाहती है तो उस वक्त उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब यहां पर हम x पुट करेंगे, इक्वेशन में x को लेंगे 6, और जब मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो y इज इक्वल टू सेम इक्वेशन यूज करूंगा 19.91 प्लस 6 इंटू x, 3.33 इंटू x, और x हमने अभी क्या लिया है 6। अब अगर इसके मुताबिक कैलकुलेट करें तो y की वैल्यू क्या बनेगी 3.33 इंटू 6 प्लस 19.91, तो टोटल कॉस्ट आएगी 39.89। अब जरा चेक करते हैं कि यहाँ पर मिनिमम थी मेरे पास 6.8 और कॉस्ट थी 42.3। अगर 6.8 से कम यूनिट होंगे तो मेरी कॉस्ट 42.3 से कम हो जाएगी। नाउ यू कैन सी द कॉस्ट कम होकर 39.89 आ गई। तो ये एक ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है कि जितनी आपके यूनिट्स बढ़ते जाएंगे आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, जितनी आपके यूनिट्स कम होते जाएंगे उतनी कॉस्ट हमारी कम होती जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद एक मेथड मैं और कराऊंगा फिक्स्ड और वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए। ठीक है, देखिए हमारी आपने पढ़ा हुआ है, ये कॉस्टिंग में पढ़ा है क्योंकि हमारी आगे बजटिंग में ये बहुत ज्यादा यूज होगा। द टाइप्स ऑफ कॉस्ट थोड़ा सा रिवाइज करना चाह रहा हूं जो आपने पढ़ा हुआ है। देयर आर, यानी जिसको बिहेवियरल इम्पैक्ट कहते हैं, इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट। एक आपने पढ़ा हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट? इसको हम क्या डिफाइन करते हैं? अगर मुख्तसर डिफाइन करूं, द कॉस्ट रिमेन्ड कांस्टेंट irrespective of units produced
यानी अगर मैं यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहा हूं, कम यूनिट प्रोड्यूस करूं या ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूं, मेरी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहे, उसको हम नाम देते हैं फिक्स कॉस्ट। सेकंड कॉस्ट हमने पढ़ा था, कॉस्टिंग में आप पढ़ के आए हो, वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट? द कॉस्ट टेंड्स टू चेंज विथ लेवल ऑफ आउटपुट direct ratio proportion in equal ratio। ये डेफिनेशन में 2-3 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। द कॉस्ट टेंड टू चेंज, ऐसी कॉस्ट जो आपकी चेंज होती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। यानी अब क्वेश्चन ये है कि अगर आउटपुट इंक्रीज होगी तो क्या कॉस्ट इंक्रीज होगी या डिक्रीज? तो ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है वो हमें ये बता रहा है कि कॉस्ट, अगर आपकी आउटपुट इंक्रीज होगी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, आउटपुट डिक्रीज होगी कॉस्ट भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और ये आखिरी वर्ड जो मैंने लिखा है इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, इन इक्वल रेशियो, यानी उसके दरमियान जो चेंज है वो सेम रहेगी। मसलन इसी इक्वेशन में देखिए ये 3.33 क्या शो कर रहा है कि अगर एक यूनिट में मजीद बनाऊंगा तो 3 रुपीज 33 पैसा कॉस्ट लगेगी, अगर मैं y को 2 यूनिट बनाऊंगा तो 6.66 कॉस्ट लगेगी, 3 यूनिट्स बनाऊंगा तो 9.99 कॉस्ट लगेगी। यानी कॉस्ट पर यूनिट अज्यूम नॉट टू चेंज। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, अब तीसरी कॉस्ट की तरफ आइएगा। थर्ड कॉस्ट हमने आप लोगों ने पढ़ी हुई है जिसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये कुछ सेपरेट कॉस्ट उस तरह नहीं है। समटाइम कुछ कॉस्ट एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर फिक्स पोर्शन भी शामिल होता है और वेरिएबल पोर्शन भी इंक्लूड होता है। ठीक है, यानी उसके अंदर दोनों शामिल होते हैं, फिक्स्ड भी और वेरिएबल पोर्शन भी। अच्छा, अब सेमी वेरिएबल में देखें तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर मैं पूरा मंथ एक यूनिट, सिंगल यूनिट भी यूज नहीं करता, एक सिंगल यूनिट भी मैं प्रोड्यूस नहीं करता, अब क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे उस पर कॉस्ट लगाने, मुझे पे करनी पड़ेगी? आंसर इज यस। यानी एक जो लाइन रेंट जिसको आप कह लेंगे, या जो उसका मीटर रेंट है, वो तो आपको हर हालत में पे करना। लेकिन अगर आप यूनिट कंज्यूम करोगे तो बिल ज्यादा होगा, कम यूनिट कंज्यूम करोगे तो बिल कम होगा। अब ये जो चेंज ला रहा है दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। इसलिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम कहते हैं the cost which is combination of, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं डेफिनेशन बहुत ही ब्रीफ वर्ड्स में लिख रहा हूं, which is combination of both fixed and variable cost। यानी ऐसा कॉस्ट एलिमेंट जिसके अंदर दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल जो है वो इंक्लूड हो। ये जो अभी हमने मेथड किया है रिग्रेशन मेथड, this is the method which is used normally to segregate the semi variable cost into two parts, that is fixed and variable। अब अगर आप देखें इस इक्वेशन जो हमने रिजल्ट निकाला रिग्रेशन इक्वेशन, ये 19.91 मेरी फिक्स कॉस्ट है और 3.33 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। यानी इट मींस कि इसने हमने उस डाटा से फिक्स एलिमेंट अलग कर दिया और वेरिएबल एलिमेंट अलग कर दिया। ठीक है, और एक मेथड जो अभी मैं आपसे और शेयर करूंगा वो सेकंड मेथड है, उसके थ्रू भी हम कॉस्ट को अलग करते हैं और बजटिंग में वो सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब फोर्थ आ जाए, नंबर 4, ये भी कॉस्ट होती है, इसको हम कहते हैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। ये बाय नेचर फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, देखिए फिक्स कॉस्ट, ठीक है, हम एग्री करते हैं, हमने डेफिनेशन के मुताबिक ये पढ़ा कि ऐसी कॉस्ट है जो यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करूं या यूनिट कम प्रोड्यूस करूं, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगी, उसी को हम नाम देते हैं फिक्स कॉस्ट। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड सम टाइम हमारी एक कॉस्ट ऐसी फिक्स्ड होती है जो एक लेवल तक फिक्स रहती है और उसके बाद इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, a company's policy is to hire one supervisor over 10 workers। अगर हम 10 वर्कर्स हायर करते हैं तो 10 वर्कर्स पर एक्सपेंड करूंगा,
यानी एक्सपेंशन करूंगा बिजनेस में, तो अब मुझे वर्कर्स इंक्रीज करने पड़े। अब वर्कर्स मेरे 18 पर पहुंच गए। अब एक जो हमारा सुपरवाइजर है दैट इज नॉट इनफ, हम एक और सुपरवाइजर हायर करेंगे, तो लिहाजा फिक्स कॉस्ट में इजाफा हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट, और इसको हम ब्रीफली डिफाइन करते हैं। द कॉस्ट रिमेन्ड कांस्टेंट up to certain level of activity, then increased till next level of activity and so on। यानी मीन ये ऐसी कॉस्ट है जो एक स्पेसिफिक लेवल तक तो ये कांस्टेंट रहेगी, और उसके बाद ये इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने के बाद फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट में। अच्छा, अब चूंकि ये मैंने सिर्फ ब्रीफली बताया आपको कॉस्टिंग वाला जो आप पहले पढ़ के आए हो, खैर इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, हमारा तो इससे आगे शुरू होता है। तो अब ये सिर्फ बजट के लिए खास तौर पे मैं कराना चाह रहा हूँ, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ले रहा हूँ। ठीक है, तो हाउ टू calculate fixed and variable cost from semi-variable cost element। ठीक है, इसके लिए जो हमारा मेथड होता है दैट इज नॉन एज हाई लो मेथड। इसको नाम ही हम हाई लो मेथड कहते हैं। यानी हम डेटा में से सिर्फ दो वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, एक वो वैल्यू जो हाईएस्ट है और एक वो वैल्यू जो लोएस्ट है, और उन दोनों की वेरिएशन के थ्रू हम हाई लो मेथड लगाकर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग करते हैं। मैं ये जरा बहुत सिंपल होता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। इसमें भी इक्वेशन वही है, हमारी कॉन्सेप्ट वही है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि y का कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग क्या है। मैं अगर कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में लिखूं तो y मींस टोटल कॉस्ट, यानी मीन द कॉस्ट which is a combination of fixed and variable। a means fixed cost in total, whereas b means variable cost per unit। यानी A जो है वो फिक्स कॉस्ट इन टोटल है और B वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें ओके, X means, अब सिर्फ X रह गया, X means यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब ये चीज चार चीजें वही हैं जो हमने वहां पर भी पढ़ी थी रिग्रेशन में भी, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन मेथड एंड हाई लो मेथड। याद रखिएगा, रिग्रेशन मेथड में जितनी वैल्यूज हैं वो तमाम हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी ऑल द वैल्यूज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, whereas in high low method only high and low values are selected and other data is totally ignored। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये एक एग्जांपल बना रहा हूं कि हाई लो में हम ए और बी कैसे निकालेंगे, और डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूं बिकॉज वेरी इजी टू कैलकुलेट। देखिए, हम कहते हैं जी दो लेवल है हमारे पास, अगर यूनिट्स एंड कॉस्ट इन रुपीस। 15,000 अगर मैं यूनिट बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट है सपोज 80,000, राइट। और अगर 20,000 यूनिट बनाऊंगा $90,000 कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब मैं 25,000 यूनिट बनाता हूं तो कॉस्ट 100,000। ये मैंने आपके सामने एक डाटा लिया। अब इसकी मदद से आपने बेसिकली कैलकुलेट करना है वेरिएबल कॉस्ट
और फिक्स कॉस्ट, या सिंपल आपने ये इक्वेशन बनानी है y इज इक्वल टू a प्लस bx, ठीक है। अब इसमें हम क्या फॉर्मूला एक बनाते हैं सिंपल सा। लेकिन पहली बात तो कि हमें दो लेवल सेलेक्ट करने हैं, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। अगर आप देखें दिस वन इज द हाई लेवल 25 और ये लो लेवल। अब ये जो दरमियान में डाटा है जिसको मैं हाईलाइट करता हूं, दिस वन, इसको मैं टोटली इग्नोर कर रहा हूं, इसको मैं हाई लो मेथड में अकाउंट फॉर नहीं करूंगा, ठीक है। ओके जी, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वहीद अर्ज कर रहा हूँ सर, एक्चुअली जो ऊपर आपने एक रिग्रेशन मॉडल बनाया है जिया, जिसको हम एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल भी कह सकते हैं, जहाँ पे है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, नीचे सर जो नीचे आपने मेंशन किया है जी। तो सर इट डजंट मीन कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल इज होली सोली ऑल्टर्ड बाय जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जो कि फ्लक्चुएट करते हैं एक दूसरे वेरिएबल को। तो आई थिंक यहाँ पे हमने एक डिस्टर्बेंस टर्म्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि दूसरे वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं या जिसकी डायरेक्ट वहां पे कंट्रीब्यूशन होती है। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन किया, अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि आई एम टीचिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड यू आर डिस्कसिंग विद अ स्टैटिस्टिकल अप्रोच, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिस्टिकल अप्रोच, व्हिच इज गुड। आपको जो स्टैट पढ़ी हुई है, एवरी स्टूडेंट इज नॉट फेमिलियर विद स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, राइट। तो हम जब कॉस्टिंग पढ़ाते हैं या मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाते हैं तो हमारा जो बेसिक थीम होता है वो ये होता है कि हम सिर्फ बेसिक एरिया पर रहे, उसके इन डेप्थ एनालिसिस की तरफ नहीं जाएंगे, because that is subject is related to strategic management accounting, right? If you ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन जी? अच्छा सर, पीछे जो आपने एक मेथड डिफाइन किया था, सॉरी सर मैंने नमाज पढ़ने गया होता तो वो क्वेश्चन मेरा रह गया था, मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो इफ यू अलाउ मी देन आई विल आस्क द क्वेश्चन सर। ओके ओके। सर जो आप एक मूविंग एवरेज मेथड जो पढ़ा रहे थे, इफ यू डोंट माइंड अगर आप वहां पे जरा थोड़ा सा जाएं सर। जी मैं जा रहा हूँ जी, प्लीज। जी जी सर, तो वहां पे सर जो आपने कहा कि भाई यहाँ पे हमने एक चीज को, एक वैल्यू को इग्नोर करके आगे जाना होता है। सो एक्चुअली सर माय क्वेश्चन इज that why do we need to move to the next value while calculating the values? I mean, it is mandatory to ignore the first value rather than to accept it. Actually, what is actually sir the basic logic behind its जो हम इसको ओवरलैप करते हैं, तो इसकी बेसिक रीजन क्या है सर, या इसकी इंटरप्रिटेशन हम किस तरह करेंगे सर? ओके ओके, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द सीजनल वेरिएशन हियर, राइट। और सीजनल, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन में ये होता है कि आपका सीजन 4 क्वार्टर्स पे डिपेंड करता है, होल सीजन, राइट। 4 क्वार्टर इज इक्वल टू 1 ईयर एंड ऑल 4 क्वार्टर्स हैव अ डिफरेंट ट्रेंड ऑफ सेल्स, यानी हमारे पास जो वैल्यूज है वो 4 डिफरेंट आ रही है। अब अगर अब जो मैं कह रहा हूं कि एक इग्नोर कर रहा हूं, वो लॉजिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मैं इन 4 वैल्यूज को कंबाइन कर रहा हूं, 4 ही क्यों कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन तो यहां पर आता है, मैं 4 ही क्यों कर रहा हूं, मैं 3 क्यों नहीं कर रहा, मैं 2 क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज जो ट्रेंड है वो 4 सीजन का डिफरेंट है, यानी फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, राइट। तो मैंने असल में अगर साल में 3 सीजन होंगे तो मैं 3 सीजन को कंबाइन करके 3 क्वार्टर, या क्वार्टर का वर्ड तो वहां यूज नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्वार्टर मींस 3 मंथ्स, तो 4 पीरियड मूविंग टोटल मैं लूंगा और मैं 3 पीरियड मूविंग टोटल लूंगा। एक्चुअली जो लॉजिक होता है ये सिलेक्ट करने का कि 4 लेना है या 3 लेना है, ये डिपेंड करता है आपके उस पे होल सीजन पे, ठीक है। अब जरा मैं आपको यहां बताऊं, जो मैं आपको बात कर रहा था इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज जो मैंने लिखी है दिस इज कि मैंने जो पहली वैल्यू ली वो 2018 का फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब ये जो पीरियड पूरा बना ये होल 1 ईयर बन रहा है, राइट। अब मैंने नेक्स्ट पीरियड भी जो लेना है वो 1 ईयर ही होना चाहिए। अब यहां पर मैं सिर्फ ये 1 को इग्नोर क्यों कर रहा हूं और
इस वन को क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि मैंने मूव करते हुए अगला ट्रेंड ऐड करना है। यानी अगर मैं प्रीवियस फर्स्ट क्वार्टर इग्नोर कर देता हूं और अगला फर्स्ट क्वार्टर ऐड कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली जो ट्रेंड, जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो उसकी वैल्यू में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ये बेसिक थीम होता है इसके अंदर। अच्छा सर, बंडल ऑफ थिंग्स। अच्छा सर, एक और सवाल ये है कि लेट से जो सेल्स इन मिलियन है हमारे पास, लेट से वो 2 और 3 क्वार्टर्स का आइडेंटिकल आता है, देन अगर इस तरह का सिनेरियो होता है फिर हमारा डिसीजन क्या होगा? ओके, देखें, यहाँ पर हम अगेन मैं वो वर्ड यूज करूंगा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सीजनल वेरिएशन। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स में देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन टेक्निक कि हम इसी पे रहेंगे। यहाँ पर ये जो डाटा हम हाईलाइट करते हैं इसके अंदर जो बाकी वेरिएशंस है, लाइक रैंडम वेरिएशन समटाइम आ जाती है, समटाइम कोई एक्सेप्शनल वेरिएंस आ जाती, यानी जो चेंजेस आती हैं, उनको हम एक्सक्लूड करने के बाद जो डाटा लेते हैं सिर्फ उस पे मूविंग एवरेज लगा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग द सीजनल वेरिएशन। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज होती हैं, बट अगेन वही बात करूंगा कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये अज्यूम करेंगे कि दीज वेरिएशंस आर ओनली एंड ओनली ड्यू टू द सीजनल इफेक्ट। चलो ठीक है सर। ठीक है, ओके जी, ओके जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ हाई लो मेथड में। अच्छा जी, अब ये जो दो वैल्यूज हैं, देखें इसमें हमने बेसिकली करना क्या होता है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये मैं इसी पे करता रहा हूं, डिफरेंस, यानी डिफरेंस इन यूनिट्स और डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन हाई वैल्यू एंड लो वैल्यू। देखिए ये हाई वैल्यू 25,000 है, माइनस लो वैल्यू 15 है, और जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है इसको इग्नोर कर रहा हूं, यानी 10,000 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। अभी मैं एक्सप्लेन भी करता हूं इसका मीनिंग क्या है। अब इसी तरीके से कॉस्ट में कितनी वेरिएशन आ रही है, 100,000 माइनस 80,000। अब ये क्या इंडिकेट कर रही है कि अगर 10,000 यूनिट्स इंक्रीज होते हैं तो कॉस्ट में 20,000 रुपीज इंक्रीज होगी, या if there is a decrease of 10,000 units the cost will decline by 20,000। अब जब मैं ये वर्डिंग यूज कर रहा हूं कि अगर यूनिट इंक्रीज होते हैं तो कॉस्ट इंक्रीज होती है, यूनिट डिक्लाइन होते हैं कॉस्ट डिक्लाइन होती है, तो ये तो मुझे वेरिएबल की तरफ लेके जा रहा है। सो इट मींस कि जब मैं इस कॉस्ट को यानी चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स करूंगा तो ये मेरे पास बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, विच इज नॉन एज वेरिएबल रेट। ये बी आ गई। ठीक है, अब मैंने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब फिक्स कॉस्ट में डेफिनेशन पे जाऊं, अगर डेफिनेशन पे तो आप ये लाइन फिर एक दफा गौर से पढ़िएगा, द कॉस्ट रिमेन्ड फिक्स्ड और कांस्टेंट irrespective of unit produced, whether there is the higher unit are produced or lower are produced। अगर मैं ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूं या कम यूनिट प्रोड्यूस करूं, मेरी कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, उसी को हम फिक्स कॉस्ट का नाम देते हैं। अब जरा ये जो वर्डिंग मैंने बोली है इसको अगर मैं अप्लाई करूं यहाँ पर, चाहे मैं 15,000 यूनिट पे निकालूं या 25,000 यूनिट पे निकालूं तो मेरी कॉस्ट कांस्टेंट होगी। तो लिहाजा जरा यहां देखते हैं, अगर 15,000 यूनिट पे, यानी एट, मैं पहले 15,000 पे कैलकुलेट कर रहा हूं, एट 15,000 यूनिट्स टोटल कॉस्ट कितनी है, यानी 15,000 यूनिट पे मेरी टोटल कॉस्ट 80,000, राइट। ये जो ऊपर ये वैल्यू ली है, अगर मैं टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, अगर मैं इसमें से लेस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखिए अभी मैंने 2 रुपीज रेट निकाला, इसका मीनिंग क्या है, एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो मेरी 2 रुपीज है। मैं इस वक्त 15,000 यूनिट बना रहा हूं, तो 15,000 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 15,000 इंटू 2, राइट।
ये मेरे पास 30,000 आ गया। अब मैं इसमें से जब ये कॉस्ट लेस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। Fixed cost can be calculated from any level, whether it is from 15,000 or 25,000. The cost should remain constant. मैं जरा दूसरे लेवल को भी कैलकुलेट करके देखता हूं और आंसर यही आना चाहिए। अगर मैं कहता हूं जी कि at 25,000 यूनिट, 25,000 यूनिट्स टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, अब देखें 25,000 पर मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है, 100,000, राइट। और इसमें से भी अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट लेस करूं तो फिक्स्ड आनी चाहिए। अब वेरिएबल कॉस्ट यहां पर 25,000 यूनिट पे कितनी होगी, 25,000 इंटू 2, यानी 2 रुपीज पर यूनिट। अब 25,000 इंटू 2 करूंगा तो ये मेरे पास 50,000 आ गई, और 100,000 में से 50,000 लेस करता हूं, अगेन फिक्स कॉस्ट देखें कांस्टेंट आ गई। तो याद रखिएगा कि फिक्स कॉस्ट किसी भी लेवल पे निकालूंगा तो दैट शैल रिमेन कांस्टेंट। अब मेरी फिक्स कॉस्ट भी आ गई विच इज इक्वल टू ए, और बी भी आ चुका है। नाउ व्हाट विल बी द इक्वेशन, y इज इक्वल टू a मीन 50,000 प्लस b 2 इंटू x। इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, y इज इक्वल टू a प्लस b x, और अभी हमने कैलकुलेशन की, a की जो आंसर है वो 50,000 है और b का जो आंसर है वो 2 रुपीज। ठीक है जी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे दिस बिकम्स एन इक्वेशन, और इस इक्वेशन को यूज करते हुए मैं अगेन फोरकास्टिंग कर सकता हूं। मैं किसी भी यूनिट पे कोई भी कॉस्ट निकालना चाहूं तो कैलकुलेट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल इफ आई इंटेंड टू कैलकुलेट, मैं कहता हूं कि कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट 17,000 यूनिट्स। अगर मैं 17,000 यूनिट बनाता हूं तो मेरी टोटल कॉस्ट क्या होगी, तो ऑब्वियसली मैं पहले फिक्स कॉस्ट लिखता हूं। तो चाहे मैं यूनिट कम बनाऊं यूनिट ज्यादा बनाऊं, फिक्स कॉस्ट विल नॉट चेंज। ये 50,000 मेरी फिक्स कॉस्ट आ गई, अलबत्ता वेरिएबल कॉस्ट मेरी हर लेवल पे चेंज होगी। अब यहां पर वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा, 17,000 इंटू 2। अब 17,000 इंटू 2 किया तो 34,000, और जब टोटल करूंगा दैट इज द आंसर, दैट इज टोटल कॉस्ट एट 17,000 यूनिट। अब मैं जितने मर्जी यूनिट की कॉस्ट निकालना चाहूं, लेकिन इसमें अजम्पशन मेरी क्या होगी कि फिक्स कॉस्ट shall remain constant at 50,000 whether higher unit or lower unit will produce, and variable cost per unit will be ₹2 per unit। जाहिर यूनिट जितने बनाऊंगा 2 रुपीज इंक्रीज होते जाएंगे, यूनिट कम करता जाऊंगा 2 रुपीज पर यूनिट मेरी कॉस्ट कम होती जाएगी। दिस इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ हाई लो मेथड। ठीक है जी। तो अब लास्ट 10 मिनट रह गए हैं। अब मैं हेड ऑफिस वालों से रिक्वेस्ट करूंगा जरा अलाउ कर दें स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस के लिए। जी कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं प्लीज। आई थिंक कोई स्टूडेंट बोल रहा है मुझे आवाज नहीं आ रही उनकी। जी प्लीज एनी स्टूडेंट हु इंटेंड टू आस्क अ क्वेश्चन। अच्छा जी, चले ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने किया कि समराइज कर दूं मैं आज का लेक्चर। देखें सिंपल समराइज का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक था वो फोरकास्टिंग है, और फोरकास्टिंग से नेक्स्ट स्टेप पे फिर मैं मूव करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बजट पे। ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो बजट से ही रिलेटेड है, लेकिन बजट के अंदर हमारी फोरकास्टिंग थोड़ी सी यूज होती है बजट क्वेश्चन में,
इसलिए हमने जरा फोरकास्टिंग को जरा सेपरेटली डिस्कस किया। तो पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि फोरकास्टिंग क्या होती है, और देन फिर हमने उसके कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स की डिस्कशन की। और चूंकि क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है वो कैलकुलेशन में हमारा आते हैं क्वांटिटी बेस्ड, यानी जो मैथमेटिकल मॉडल है, उसमें सबसे पहले जो हमने मेथड डिस्कस किया आज में वो मूविंग एवरेज मेथड है, ठीक है। और इस मूविंग एवरेज मेथड में हमने ये डिस्कस किया था कि सीजनल वेरिएशन अगर आती हैं तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे। ओनली सीजनल वेरिएशन, में अगेन बोलूंगा, हम सिर्फ यहाँ पर सीजनल वेरिएशन की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ सीजनल वेरिएशन होंगी, इसके अंदर किसी किस्म की कोई और वेरिएशन मौजूद नहीं है, ठीक है, सिवाय सीजनल वेरिएशन के। उसके बाद हमने फर्दर इसको डिस्कस किया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट में हमने डिस्कस किया एक नए अप्रोच विच इज वेरी सिंपल, कि जो लास्ट पीरियड की हमारी वैल्यू होती है नेक्स्ट पीरियड के लिए हमारा फोरकास्ट हो जाता है। इज अ वेरी सिंपल, जैसे आप देख सकते हो कि 250 अगर जनवरी की सेल थी तो वो फरवरी का फोरकास्ट है, और फरवरी की सेल जो है वो मार्च का फोरकास्ट है, एंड सो ऑन। एंड देन फिर हमने लीनियर रिग्रेशन मेथड डिस्कस किया। इसके लिए ये पूरी एग्जांपल जरा एक दफा आप दोबारा रिवाइज कीजिएगा, और मैं इस लेक्चर के बाद वो हेड ऑफिस को भेज दूंगा, वो आपको ग्रुप में डाल देंगे। एक 3 चीजें भेज रहा हूँ। एक तो आपको बजटिंग के कुछ क्वेश्चंस वो भेज रहा हूँ, नोट्स जो बुक के हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल जो है ना, ये आपने करनी है, 1 या 2 एग्जांपल्स हैं, ये कीजिएगा। और इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में हम जरा इसको डिस्कस करेंगे, खासतौर पर रिग्रेशन की, ठीक है। ये सिर्फ 4 to 5 पेजेस आपने पढ़ने, मैं अभी आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 254 से लेकर और आपने पेज 261 तक जरा काम ये करना है। जितना हमने पढ़ा है वो इस जो कवर हो रहा है वो पेज 254 से 261 ऑफ बुक जो मैं आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। इस लेक्चर के बाद आपको इंशाल्लाह ये मिल जाएगी। तो इसके अलावा फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। अभी जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ वो पास्ट लास्ट 10 इयर्स पेपर्स के हैं, उसको भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो बजट से, क्योंकि पास्ट पेपर में मैंने अभी बताया वो बजट है, वो बजट करके हम क्वेश्चन करेंगे। मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन उसको करेंगे अब जब हम बजट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज फिर ये जो आपकी एक्सेल शीट है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो आखिरी 2 मेथड हैं, इसको खासतौर पे आपने करना है। स्पेसिफिकली मैं ये कहूंगा कि हाई लो मेथड जो है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी अभी और भी समझाऊंगा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ बेसिक लेवल पे हाई लो मेथड पढ़ाया, कि जहां हाई और लो वैल्यू मेथड हो तो वहां पर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम कैसे सेग्रीगेट करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक और कोई क्वेश्चन, अब लास्ट 5 मिनट्स है मेरे पास, फिर भी कोई क्वेश्चन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ओके जी, चलिए मैं शेयर करता हूँ जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। निकालने होंगे ऊपर का